आओ दोस्त। तो आज मैंने जैसा कि वादा किया था आपसे कि मैं जो ओल्ड ईयर्स 2021 में आए हुए क्वेश्चन थे, कल मैंने आपको दिखाए थे बारी बारी से। आज उनको बहुत ही कम टाइम में हम पेपर टाइम कैसे इस सवाल को अटेंड करेंगे, इन सवालों को, और बहुत बेहतरीन तरीके से उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो मेरे लिए टाइम कम पड़ जाएगा, तो हम पूरा सॉल्व करेंगे नहीं, आपको बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे, वहाँ यूनिट डिजिट का प्रयोग कैसे करेंगे, वहाँ डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग कैसे करेंगे, अल्टा कैल्सी का प्रयोग कैसे करेंगे। तो यही अल्टा कैल्सी हो जाती है, जिसमें यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, है ना, अंत के दो अंक जिसे बोलते हैं, और डिजिटल सम और इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक हम आपको इस आज के इस टॉपिक के बाद में समझाने के बाद में इकाई अंक से ही लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर जो यूपी टेट की तैयारी कैसे करें, पूरी कहानी आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को देखेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ, पहला क्वेश्चन ये था। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि यहाँ से 2021 में जो भाग 4 में मैथ पूछी गई थी, और उस समय का जो मेरे साथ मैंने जो पेपर दिया था वही पेपर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यदि अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। तो अवरोही क्रम में आंकड़ों के दोनों छोरों से क्या कर दिया जाए, प्रेक्षण हटाए जाए अवरोही क्रम में। ठीक है, तो केंद्रीय पर्वत के कौन कौन से माप प्रभावित होते हैं। तो मेरे भाई मेरे ध्यान रखना, इसमें हमेशा माध्य, जैसे ही संख्या कम या ज्यादा होगी तो माध्य अपने आप डिसबैलेंस हो जाएगा। और आप अगर देखेंगे कि बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार अंक रिपीट हुआ हो, वो अगर हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो वहां से कम हो जाएगा। तो ये दोनों इफेक्टिव होंगे, दोनों प्रभावित होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा दो वाला। कौन सा बनेगा, दो वाला आंसर बनेगा, इसे लॉक कर देना। ठीक है, माध्य क्या होता है और बहुलक क्या होता है, आप आसानी से चैप्टर में इस सांख्यिकी को समझाएंगे तब आप समझेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही समझना, इस सवाल का आंसर ये था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने था, ये जरा ध्यान से देखना। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया गया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर घन वाली भुजाओं में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाली कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, ऐसा आपको बताया गया। तो ऐसा आप इसमें बताया गया है। तो मेरे दोस्त 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप जरूर इन चीज़ों को समझें। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप अपना नोट कर लें, है ना। वो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, वो नोट कर लें, तो जिससे ये क्वेश्चन क्विकली आसानी से हो पाए। तो वो फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ n क्या है, वेयर n इक्वल साइड। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं भुजा। ठीक है ना, तो इस वाली फॉर्मूले में इसको रखेंगे, भुजा कितनी है 5, 5 यहाँ पर रखेंगे तो 6 5-2 का क्यूब। ठीक है ना, तो यहाँ से घटा हुआ 3 बचेगा, और 3 सॉरी स्क्वायर है ये। ठीक है ना, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, और 9 छक्का 54। तो आंसर कितना बनेगा आपका, 54 बनेगा, जो कि पहला आपका दिया गया। क्लियर, नोट करते रहना, और ये सवाल नोट करके रख लेना, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ऐसा ही डिक्टू आपको इनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको उस एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। तो ये सवाल अपने आप में नोट्स बना लेना, उसमें आप नोट करके इनको रख लेना। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन था वो आपका पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन था, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी मेरे दोस्त क्या करें, फॉर्मूला अपना नोट कर लेना कि इसका भी फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि हम जो क्वेश्चन फॉर्मूले से कर सकते हैं वो विद इन टाइम में कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको टाइम देने की कोशिश करता हूँ कि इस टाइम। इसके लिए फॉर्मूला था n-2 × 180। ठीक है ना, ये फॉर्मूले याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो 5 भुजाएं हैं, कितनी है 5 भुजाएं, 5 यहाँ रख दोगे, 5 में से सीधा घटाएंगे। हम यहाँ पर बेसिक बच्चों की तरह ना करें, थोड़ा एडवांस चले। 3 बचेगा, और 3 बचेगा, 3 का 18 से गुणा करोगे तो टेबल बेटा बहुत अच्छी से याद होनी चाहिए, 18 3 54। ठीक है, 54 पे 0 लगेगी, अपने आप बता सकेंगे इस सवाल का पहला आंसर होगा, है ना, 154 डिग्री। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्योंकि हमें कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देने हैं, यानी 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके देने हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन हम आपको अटेम्प्ट करके देंगे, है ना।
ये क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व करवा दिया था। इसमें हमेशा क्या करेंगे, एक खंबा होगा और ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा मेरे दोस्तों पर, है ना। एक खंबा होगा, वो कुछ भाग उसका जमीन में धंसा हुआ होगा, है ना, और कुछ उसको खींच लिया जाएगा, फिर भी उसका कुछ भाग खंबे में कीचड़ में धंसा हुआ रहेगा। तो ऐसे में हमेशा करेंगे, आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वही सवाल के आंसर होता है। क्या होता है, वही सवाल का आंसर होता है मेरे दोस्त। तो इस सवाल को हम आगे चलते हैं, अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला सवाल है ना, ध्यान से देखना इस सवाल को, और बहुत बेहतरीन सवाल अपने में से एक है। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ध्यान दो मेरे दोस्त, ए पूछा गया है, तो ए और बी आपको कितना दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। ए और बी वो बंदा कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में करते हैं, तो आप यहाँ पर 12 लिख लेंगे। बी और सी कितने दिन में करते हैं मेरे दोस्त, तो बी और सी आपको बताइए 15 दिन में करते हैं, ठीक है। सी और ए उस काम को कितने 20 दिन में करते हैं। सी और ए कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। अब इन तीनों का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। तो बड़े नंबर को हमेशा पकड़ना, बड़े नंबर को 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 60 देखो सभी से कट जाता है। तो 60 डे आपका क्या हो जाएगा, ये बात मान लेना। 12 से काटोगे तो ये 5 बार कटेगा, 12 पंचे 60, और 15 से काटोगे तो 15 दिया 45, 15 चौको 60। तो ये जो मैं निकाल रही, ये इफिशियंसी यानी क्षमता है। इससे काटोगे 20 दिया 60। अब आपसे पूछा था कि एक कितने दिन में करेगा, तो ये देखिए एक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4। अगर आप चाहो तो इनको जोड़ के भी आधा कर सकते हो। 5 4 9 3 12, सबकी कैपेसिटी कितनी होगी, 12। और देखो बी 2 बार आया, ए 2 बार आया, सी 2 बार आया, तो इससे 2 से मैं क्या कर दूंगा, इसको भाग कर दूंगा, जिससे मुझे ए बी सी की क्या निकल आएगी, ए बी सी यानी तीनों की कैपेसिटी कितनी निकल आएगी, 6। ए बी सी एक एक बार इनकी कैपेसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। अब आप देखिए जिसमें ए नहीं है उसको हटा दीजिए, तो बी सी में ए नहीं है, तो ए इसमें से निकाल दोगे, यानी 4 को इसमें से माइनस कर दोगे, तो ए की कैपेसिटी अपने आप बच जाएगी कितनी, 2। और टोटल काम कितना था, टोटल काम था 60। तो 60 को 2 से डिवाइड कर दोगे मेरे दोस्त, सबको पता है कितना आएगा, 30। तो इस सवाल का आंसर कितना बनेगा, 30 बनेगा। आगे चलेंगे, नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन था ये, जरा देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो उस वस्तु का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट करते हैं, और विक्रय मूल्य को हम एसपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एसपी कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के पास लगा, तो यहीं पे लगाएंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह, कितना है 3/2। तो 3/2 कर देंगे और इसको इक्वल करेंगे। अब ये चीज देखिए, एसपी को इधर ले आएंगे, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त बन जाएगा 3/2। अब देखिए सीपी किसी वस्तु को कितने में, 3 में खरीदी है, बेची कितने में, 2 में बेची है, अंतर कितने का, 1 का। सीपी को हमेशा नीचे रखते हैं, 100 से गुणा करेंगे, तो 100, ये वैल्यू डायरेक्ट आप लोग याद कर लेंगे हमेशा कि 100/3 की वैल्यू हमेशा 33/1/3 होती है। कितनी होती है, 33/1/3% की। अब देखना यहाँ ज्यादा में खरीदी, कम में बेची, तो हानि होगी, तो हानि वाला ऑप्शन चुनेंगे, ये वाला, ना कि ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो टाइम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सवाल को पूरा सॉल्व भी नहीं करना था और डायरेक्ट अपना आंसर बता के चल देना था, ठीक है ना। जरा देखें इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है, 12 10 12 को 12 से विभाजित करने का शेषफल क्या रहेगा। तो ध्यान में देखना दोस्त, आपके पास ऑप्शन ये है। तो 12 को देखो सीधा 12 से डिवाइड करना, तो आप बच्चों की तरह लिखना नहीं, ऐसे आप बच्चों की तरह 12 10 12 लिखने लगो और 12 से डिवाइड करो, तो ये टाइम टेकिंग है, टाइम नहीं देना है। 12 से काटना है, 12 एकल 12, एक बार करिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, तो क्वाड्रेटिक की मुझे कोई जरूरत ही नहीं। 10 पे भाग देने जाओगे, भाग जाएगी नहीं, 0, हमें लिखना ही नहीं है। एक जैसे लेके आओगे तो 12 8 96, 12 8 96, 96 का मतलब 6 5 यहाँ से बचेंगी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 चौको 48, 48 का 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 शेष बच जाएगा, कितना बच जाएगा 4 शेष। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 4। इस तरीके से एग्जाम में आपको करना है, ठीक है ना, आपको पूरा लिख के नहीं करना है ना। अगला क्वेश्चन जरा देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये इकाई अंक से जो मैं कह रहा हूँ, कल से जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा इकाई अंक, वो यहीं से मिलेगा, ठीक है ना। तो इकाई अंक जरा देखेंगे, कह रहा है कि इसमें से इकाई अंक को हमेशा ध्यान रखना। इकाई 8 6 48 में 8 बना, 8 ने 72 में कितना बना 2, और 2 का 2 से करोगे 4, कितना बनेगा 4। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आंकड़ों का माध्य कितना दिया गया 4.5, तो उसका माध्य क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो इस सवाल में आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को लिखेंगे, ठीक है, और उनका योग करेंगे और बटे में जितनी नंबर्स हैं उनसे भाग देंगे, तो वो माध्य होता है। ठीक है, और माध्य आपको दिया गया कितना दिया गया 1 मिनट के लिए जरा देखेंगे बेटा ध्यान से। 4.5 माध्य आपको दिया गया है, ठीक है ना। और माध्य ये दिया गया है और ये आपको सवाल में 5, ठीक है ना, 5 + 7 + 7 + 8 + x, ध्यान देंगे थोड़ा सा, +x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 बटे 10, ठीक है ना। ये करोगे और इसको पॉइंट हटाओगे, इसके बटे में 10 करोगे, तो 10 से 10 काट दोगे और ओवरऑल इसको ये पॉइंट हट जाएगा। इसको सॉल्व करोगे और x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा 3, कितनी निकलेगी, x की वैल्यू 3 निकलेगी। तो x की वैल्यू 3 जब यहाँ पर रखोगे जाके तो माध्य आपका, और फिर ये जो नंबर आपके पास दिखाई दे रहे हैं इन नंबर को क्या करना है, इन नंबर को अवरोही क्रम में नोट कर लेना है। किसमें, अवरोही क्रम में लगाएंगे। अवरोही क्रम में लगाने के बाद में नंबर आपका 5 और 4 मिलेगा, कितना मिलेगा 5 और 4 को जोड़ोगे और 2 नंबर होंगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनली आंसर आपका 4.5 ही आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, इस ये क्वेश्चन फैक्ट वाइज है, ये फैक्ट की तरह दिया गया था, तो अब इस फैक्ट क्वेश्चन को रटना पड़ेगा आपको। ये इस क्वेश्चन में हम और कुछ आपको ट्रिक्स वगैरह नहीं बता सकते, ये तो बेसिक्स क्वेश्चन याद करने वाला होता है कि फैक्ट से पूछ दिया जाए तो आप कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसका फैक्ट में जो आंसर था वो लाप्लास था, मेरे ख्याल से क्या था, अभी मैं आपको बताता हूँ, है ना। RS फिशर करके, है ना, RS फिशर, जो लास्ट में ऑप्शन है RS फिशर, ये वाला, ठीक है, ये नोट कर लेना। ये क्वेश्चन याद करने वाला, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि किसने दी थी, इन्होंने दी थी RS फिशर ने, ठीक है। ये फैक्ट है, कभी कभी फैक्ट भी पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए आप इस चीज को याद रखें, ठीक है ना मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC मध्य बिंदु क्रमशः DEF है, तो ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये ट्रिपलेट है, ये थ्योरम है ज्यामिति से, तो ये बेटा याद रखना, ये बीच वाला जो त्रिभुज बनेगा जो पूरे त्रिभुज का 1/4 होता है। कितना होता है, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज में बढ़ जाता है, इसलिए 1/4 होता है। 1/4 वाला ऑप्शन एक ही है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। 4 भागों में बांट देता है, तो ये वाले पार्ट कौन से हो जाते हैं, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को 1/4 में ही नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमेशा क्वेश्चन आएगा, ये नोट कर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। बेटा अगर इस सवाल को करोगे तो बहुत ध्यान से देखना, मैं जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो संख्या मान लेना x और y, ठीक है। अब उसने क्या किया, उन संख्याओं का गुणनफल, अंतर और गुणनफल, अंतर का मतलब x माइनस वाई कितना दिया है 5, और गुणनफल यानी x और y कितना दिया है 36 दिया है। तो अब आपसे पूछा था व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम मतलब इनको पलट दे रहा है, व्युत्क्रम का मतलब जैसे 1/x माइनस 1/y, ठीक है ना। अंतर क्या होगा, अंतर लिया है, तो यहाँ पर देखो अब इनका एलसीएम लोगे तो एक्स वाई आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो y माइनस एक्स या x माइनस वाई ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका आपको दिया गया कितना का अंतर है ना, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा। तो व्युत्क्रम ऊपर x माइनस वाई है, y माइनस एक्स आएगा वो 5 आ जाएगा, और x वाई नीचे होंगे 36, तो 5/36 सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन यदि किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य A है और ज्यामितीय माध्य G है और ऋणात्मक माध्य H है, तो कौन सा विकल्प इनमें से सही होगा। तो ये मेरे दोस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना था पिछली बार, और ये बहुत कम बच्चे अटेंड कर पाए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को लिख के और रट लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये, इस क्वेश्चन को ये याद कर लेना, ठीक है। समांतर माध्य को ए से डिनोट करते हैं, ऋणात्मक माध्य को एस से, और ज्यामितीय माध्य जिसे बोलते हैं उसे जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये वाली फॉर्मेट में रहेगा, ध्यान देना। ये नहीं होगा, गलती से मैंने इसको टिक कर दिया, ये नहीं होगा, 1 मिनट, ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है ना बेटा, ध्यान दो प्लीज एक बार, ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ज्यामितीय माध्य बीच में रहता है, ऋणात्मक माध्य पीछे रहता है ना।
तो क्योंकि मैंने ये जल्दबाजी में क्वेश्चन को आंसर लगा दिया है, बी वाला आंसर सही होगा, ठीक है ना। ध्यान नहीं दिया मैंने जल्दबाजी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वीं सदी की स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। व्यक्ति पूछा है, कैंडिडेट कौन थे, तो आप इसमें से चुन सकते हैं। हरिश्चंद्र थे, श्रीनिवास रामानुजन थे, श्रीधराचार्य थे या आर्यभट्ट थे। तो इस क्वेश्चन में बताओ दोस्तों, आप क्या बताओगे, कैसे इस सवाल को आप अटेंड करेंगे, कौन होंगे, ठीक है बताओ। तो इस क्वेश्चन में आप वो अच्छे से जानते हैं, रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो वही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन 15 कह रहा है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताइए। तो छत बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई के फॉर्मेट में ही होगी, है ना। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का, तो छत उसी फॉर्मेट में मिलेगी। तो इस सवाल को कैसे अटेंड करेंगे, तो इस सवाल को मेरे दोस्त बहुत अच्छे से इस सवाल को नोट करना, क्योंकि बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं नोट करता हूँ, तो फार्मूले की तरफ चलते हैं और बेटा इसको नोट कर लेते हैं। तो फार्मूला होता है इसके लिए 2, मैं लिख देता हूँ 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू ले लो या बी ले लो, एक ही बात है, ठीक है ना। डब्ल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर इंटू एच इक्वल में ये सवाल में जो दिया गया 660 दिया गया, ठीक है। अब आपको लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो यहाँ पर आप 2W डाल देना। कितना डालना, 2W, और ये W आपको दिया गया है, और ये आपको 11 दी गई है, और ये आपको 66 दिया गया है। तो 11 से सीधा इसको काट देना, यहाँ पर बचेगा 60, ठीक है। 60 और दो भी है, 10 से काट देना, तो यहाँ से बचेगा कितना, 11 छक्का 66 होते हैं, तो यहाँ बचेगा 30, ठीक है ना। 30 बचेगा, तो ये 3W हो जाएंगे, और 3W का मतलब W की वैल्यू कितनी आएगी, 10, कितनी निकल के आएगी, W की वैल्यू बेटा 10 निकल के आ जाएगी। अब आपको पूछा गया था, तो आपसे पूछा था कमरे की उसकी छत का क्षेत्रफल पूछा था। तो छत की क्षेत्रफल यानी आपके पास W का मतलब ऊंचाई ये है, ऊंचाई को हमें लेना नहीं है, 11 थी, ठीक है ना। ये मुझे 10 मिल गई, वो अब उसने यहाँ पर बोला था चौड़ाई की दोगुनी है लंबाई उसकी, ठीक है ना। तो लंबाई यहाँ पर क्या, लंबाई आपके पास क्या W निकल के आई है ना। W यहाँ पर L था, दोगुनी है, तो वो कितनी होगी बेटा, वो आपके पास होगी 20, ठीक है ना। कितनी होगी 20, क्योंकि इसकी वो दोगुनी है, इसकी वो दोगुनी है, तो 20 का 10 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका पास 200। कितना आ जाएगा, 200, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 14/33 और 42/55 और 21/22 का HCF। तो HCF जब फ्रैक्शन का HCF निकालना हो तो क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना। जब भिन्नों का हमें HCF निकालना होता है तो ऊपर का HCF निकलेगा, यानी अंश का HCF निकलता है, और नीचे का LCM निकलेगा, ठीक है ना, यानी हर का HCF निकलता है, LCM, ठीक है ना। तो इसका LCM निकालने के लिए हम देखो इसमें से 11 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 11 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 11 से भाग दो 3 बचेगा, 11 से भाग दो 5 बचेगा, 11 से भाग दो 2 बचेगा, ठीक है ना। तो इनका आपस में गुणा करोगे, 5 दूनी 10 या 30, और 30 का 11 मल्टीप्लाई करोगे, 11 के 35 यानी 330 बनेगा। तो अगर देखें डिनोमिनेटर में 330, तो ये ऑप्शन 2 तो कट गए, है ना। अब ये ऑप्शन बचे। अब आप इसमें से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, क्या 17 कॉमन आएगा, इसमें से नहीं आएगा। 7 कॉमन आएगा, तो अपने आप आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये था, ये बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में एक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व ना करें, उल्टा सॉल्व करें, यहाँ से सॉल्व करें। यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ की तरफ देखो कि ये किसका वर्गमूल बनता है, क्योंकि इसका ही यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो या इसका करके देख लो या इसका करके देख लो, अपने आप समझ में आएगा। इसका करके देखोगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, प्लस 5 का वर्ग करोगे तो अंडर रूट हटेगा तो 5 रह जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 इससे करोगे 2 दूनी 4, और ab का मतलब क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अंडर रूट 5 रहेगा। क्या ये चीज आपको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4√5 हो जाएगा। तो ये चीज तो मिली नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन तो है नहीं। अगर ये वाला नहीं है तो ये वाला तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ये वाला करके देख लो, यहाँ पर अगर अंडर रूट 2 होता तो देखो अंडर रूट 2 का कितना आता, 2 आता, और दोनों जुड़ जाते तो कितने आते, 2 आता,
और 210 हो जाता तो ये अपने आप समझ में आ रहा कि ये नहीं हुआ तो ये वाला होगा। मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर इस वाले को करोगे तो जरा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर तो 2 बनेगा क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ, बी स्क्वायर तो 5 बनेगा क्योंकि अंडर रूट लगा, 2ab तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 दोनों अंदर आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 प्लस 2√10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यही सवाल में दिए गए तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ओबेनिस्ट है। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है अपने आप में। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, है ना, क्योंकि ये आपकी आवश्यकता के लिए है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में। देखेंगे जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक चतुर्भुज बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एक आयत है ना, एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, ठीक है, और एक भुजा ओवेनस्ट है तो एक ऐसा मान लो, ठीक है। यदि त्रिभुज की भुजा कितनी है, 3/4 लंबी है। कितनी है, त्रिभुज की एक भुजा अगर ये है, ये है, ये, और त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, तो इसके मतलब ये तीनों भुजा बराबर होंगी। तो वर्ग की भी वही भुजा होगी। तो नहीं 4/3 ये भुजा अगर होगी सेंटीमीटर लंबी, तो आपसे पूछा है तो इस आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, क्योंकि ये वाली हटानी पड़ेगी, ये नहीं जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, ठीक है ना। वर्ग की 3 ही भुजाएं तो हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये वाली हट जाएगी और 2 ये वाली जुड़ जाएंगी। या फिर कुल मिलाकर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, ठीक है ना। अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना, क्योंकि 5 भुजाएं हो जा रही हैं वापस, 1 2 3 4 5 बराबर बराबर। तो मैं 4/3 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सीधी सी बात है। या बार बार जोड़ो उसको या 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 को 20/3, 3 से काटोगे 3 छंग 18 बची 2/5, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 लास्ट वाले ऑप्शन का आपको मिलेगा ये आंसर, ठीक है ना। सीधा गुणा कर लेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था अपने आप में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। डिविजिबिलिटी रूल पे बढ़िया क्वेश्चन मेरे दोस्त, नोट करना है इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में, है ना। जरा ध्यान देना कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। 99 को पकड़ेंगे और 99 को क्या हम तोड़ सकते हैं किसी प्राइम नंबर में, 11 और 9 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो हम 9 की और 11 की डिविजिबिलिटी, पहले 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं फिर 11 की चेक करें, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी सभी लोग जानते हैं, तो 7 और 2 9 काट देंगे, 5 और 4 9 काट देंगे, 6 और 3 9, यानी ये संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। ये देखेंगे 9 कट जाएगा, 4 और 6 और 3 9 कट जाएगा, 4 2 6 और 1 7, ये 9 से नहीं कटेगी, और 9 से नहीं कटेगी तो 11 से भी 5 से कट जाएगी, ठीक है। ये वाली संख्या देखो, 5 5 3 8 और 1 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, ये भी कट जाएगी 9 से, ये भी कट जाएगी 9 से। तो अगला देखते हैं, 5 और 4 9, 4 3 7, 7 8 9, ये भी 9 से कट जाएगी। तो आपके पास 3 ऑप्शन बचे। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, अल्टरनेट ऑप्शन से चेक करेंगे कि अब मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, पता तो लगी गया कौन कौन सी संख्या 9 से कट रही है। एक नहीं कट रही है, वो वाली हटा दो, ठीक है ना। जो वाली कट गई थी वो हटा दी, अब बचे 11। 11 की डिविजिबिलिटी होती है अल्टरनेट संख्याओं का ऐड, ठीक है ना। अल्टरनेट संख्याओं का ऐड, या तो डिफरेंट उनका 11 से 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो वही सवाल का आंसर बनता है। क्या बनता है, वही सवाल का आंसर बनता है। तो इस सवाल का मैं आंसर बता के आगे बढ़ता हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा लास्ट वाला, यानी डी वाला, ठीक है ना। डी वाला आंसर है, आप इस चीज को देख लेना, क्योंकि इसका ऐड, इसका ऐड, ठीक है ना। तो इसको देखोगे 4 और 1 5, 5 और 4 9, ठीक है ना। अब इसको देखोगे 4 और 9, यानी 9 और 9 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो ये संख्या 11 और 9 दोनों से कटेगी, तो फाइनल आंसर ये बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पाई क्या है, मैंने कल ही बताया था, पाई एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई का सिंबल एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि पाई की वैल्यू परिमेय संख्या होती है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को मैं लगा के भी दिखाऊंगा। जरा देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकेंगे, है ना। बहुत ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ आपको करके सॉल्व। बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में, थोड़ी सी मैं जगह बना लूँ, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। क्यों भाई, क्यों ये ड्रैग होगा नहीं क्या, नहीं कर सकते ड्रैग, है ना। उस पर
चलो कोई बात नहीं, मैं इतने में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि नीचे दूसरा सवाल लगा हुआ। चलो मैं यहीं बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना सवाल को कैसे करें। थोड़ा सा पेन को मैं पतला कर लेता हूँ जिससे ये क्वेश्चन समझ में। ये लिखा है 10 की पावर x की पावर 3 लग गए तो 10 की पावर 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर जो लिखा हुआ है ये 5 का क्यों लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पावर से एक जैसी होगी तो हम इनकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे ये देखना है कि 10 की पावर x ये है और यहाँ पर है 10 की पावर -2x, ठीक है ना। तो अगर ये देखेंगे तो पावर माइनस में जा रही है, पावर माइनस में जा रही है, तो हम यहाँ से इसको काट दें तो 10 की पावर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर हमें माइनस में x चाहिए है, यहाँ पर ध्यान देना माइनस में x चाहिए, तो 10 की पावर -x जब हम करेंगे तो ये संख्या 1/5 बन जाएगी। कितने बन जाएगी, उल्टी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, माइनस की पावर करनी है, ठीक है, तो पलटनी पड़ती है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि -2 पावर करोगे तो यहाँ पर भी टू पावर लगानी पड़ेगी, 2 पावर लगानी पड़ेगी, तो 1 का स्क्वायर पर कोई चेंजमेंट नहीं आता, नीचे 50 हो जाएगा, तो यानी 1/25। इस सवाल का आंसर कितना होगा, 1/25 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हम आपको सिंप्लीफाई तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने की, पेपर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से कम समय में समझें और आगे बढ़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16,7,075 को किसी संख्या से, ठीक है, यहाँ संख्या लिखा है, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है 167 तथा शेषफल कितना आता है 43 आता है। तो आपसे पूछा है भाजक क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, इस सवाल को सिंपल में रख के करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। यानी कह रहा है को यानी 16075 को किसी नंबर से डिवाइड किया गया है तो भागफल आया है 167 और रिमाइंडर आया है 43, ठीक है। ऑब्वियसली ये संख्या 43 से बड़ी होगी, इसमें से 43 से कोई कम होता तो मैं काट देता। अब आप देखिए इस सवाल को क्या हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर आता है इसका मल्टीप्लाई प्लस ये ऐड करके ये यूनिट डिजिट बनती है। तो इस सवाल में मैं यूनिट डिजिट लगा के हम आपको बता दूंगा, क्योंकि ये सवाल में अगर देखो तो यूनिट डिजिट पे सारे एक ही क्वेश्चन है तो हम सब पे नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। क्या हम डिजिटल सम लगा के सवाल को कर सकते थे, जरा देखें डिजिटल सम से देखते हैं। वैसे डिजिटल सम इसमें भी लेंथी पड़ेगा तो सवाल को बेसिक से ही कर ले जाते हैं, ठीक है ना। आओ देखो ये नंबर मान ले तो सपोज दैट कि x है, तो इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर देख लो, ठीक है। कोशिश करेंगे तो x मल्टीप्लाई 167 प्लस 43 इक्वल में कितना आना चाहिए, इक्वल में आना चाहिए आपका 16075, ठीक है ना। अब ये नंबर यहाँ पर प्लस में है तो इधर माइनस में भेज दोगे, तो माइनस में 5 में से घटाओगे 3 2 बचेगा और 7 में से 3 बचेगी, या 0 1 6 बचेगा। अब 167 का भाग देना है, 167 का भाग देना है तो x की वैल्यू अपने आप निकल के आएगी। अब मेरे दोस्त ये देखना कि हमें इसमें से 167 किसके आसपास कैसे पहुंचेंगे, तो इसमें से कोई पर्टिकुलर नंबर उठाना है और उससे मल्टीप्लाई करके चेक करनी है मुझे, तो किस पे ये पहुंचेगा जाके। तो मैं आपको शॉर्ट टाइम में बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन के पास आप पहुंच सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ये पड़ेगा, है ना। देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन कितना है 86 है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 86 मान लेता हूँ, मैं पेन को चेंज करता हूँ जिससे आपको समझ में, अगर मैं यहाँ पर 86 मानता हूँ तो देखना मैं 86 की इससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। 86 को मैं 6 और 80 में अगर तोड़ लूँ तो 6 सत्ती 42 की 2 और 6 सत्ती 42 की 2 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, इसमें 6 सभी पे ही मैच करेगा तो 6 को हटा दो है ना, या फिर मल्टीप्लाई कर ही लो, इनकी एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ऐसे ही हम देखेंगे 96 पे, ठीक है ना। तो 96 पे देखोगे तो अगर आप 16 से देखो 16 नंबर 144, 16 नंबर 144, 16 अट्ठे 16 नंबर 144, 16 अट्ठे 128, 128 बहुत पीछे होगा, 16 नंबर 144 इसके आसपास पहुंचेगा जाके, तो 9 बार जरूर जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ से देख लिया कि 9 बार के आसपास तो जाएगा, 9 बार से ज़्यादा कोई है नहीं, तो अपने आप में यही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, अब आप कह रहे हो अप्रोक्सीमेट कैसे लगाई, तो अप्रोक्सीमेट लगा के मैं निकला, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको याद भी होने चाहिए। 100 तक में कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, यानी कितने गुणांक नंबर हैं, तो 50 तक में कितने होते हैं, 50 तक में आप याद रख लेना 15 होते हैं, कितने होते हैं 15, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या
का 2 गुना छोटी संख्या की 5 गुने से 3 ज़्यादा है तो बड़ी संख्या बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे बेटा, हिट एंड ट्रायल से। यहाँ जैसा उसने बताया वैसा अप्लाई करेंगे। तो मैं बी ऑप्शन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, आप पहले से ही चेक करके देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन पे करेंगे। पहला ऑप्शन उसने बोला है 2 संख्याओं से बड़ी संख्या का 2 गुना, तो इसका 2 गुना करो, इसका 2 गुना करोगे 28, ठीक है। छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा, छोटी संख्या की 5 गुना करो, 5 पंचे 25 और 25 से ये देखो ये 3 ज्यादा है, अगर 3 ज्यादा है तो पहली कंडीशन लग रही है। फिर उसने बोला बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या के 4 गुने करो, 14 चौको 56, ठीक है ना। और छोटी संख्या के 3 गुने, 5 3 15, ठीक है ना। 3 गुने का योग, इन दोनों का योग करो, 6 5 11 की 1, वहां से लगी 1, 6 5 और 6 और 1 7, 71 भी बन रहा है। तो दोनों कंडीशन लग रही है, इसलिए ये वाला आंसर सही होगा। इस तरीके से आप चेक कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, जिसकी लंबाई ये है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आपसे कह रहा है कि एक वर्ग दिया गया, बेटा क्या दिया गया, ध्यान देना यहाँ पर, एक वर्ग दिया गया आपको, क्या दिया गया, वर्ग। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 8 8 64, कितना होगा, 8 8 64, तो इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा, सेंटीमीटर बाद में लगा लेंगे। और दूसरा किया गया कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की एक लंबाई दी गई, तो 16 लंबाई हमें पता नहीं है, 16 से 16 चौको 64, तो वो कितनी आ जाएगी, 4, कितनी आ जाएगी, 4। इस तरीके से आप देख लें, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 26 आपसे कह रहा है कि ये a/b नहीं, a/3 b/4 इक्वल c/7, तो a + b + c, ऐसी कंडीशन जब भी दी जाए मेरे दोस्त तो क्या करना, जिसके नीचे जो नंबर लिखा है वो उसी की वैल्यू है, इसमें उठा के रखो। तो 4 3 7 7 दूनी 14, 14 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा आंसर, 2। तो इस सवाल का आंसर कितना था, 2 था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगले तरफ क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 27, यदि 5 जनवरी 1921 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। तो ये बेटा बहुत सवाल रीजनिंग का था, बहुत सिंपल सा होता है कि डेट आपको याद रखनी है, कौन से डेट को कौन सा क्या आता है। तो इस सवाल का आंसर सोमवार होगा, आपका क्या होगा, सोमवार होगा। याद कर लेना या निकाल के देख लेना, रीजनिंग इतनी तो आती होगी, ठीक है ना, आती है। फिलहाल मेरे पास वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं आपको सीधा बताते हुए आगे चलता हूँ। इस सवाल को हल करना था, ये सवाल भी देखो अपने आप में बेहतरीन है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, जल्दी से करने के लिए हम इसको पलट सकते हैं, घातों को प्लस करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3/1, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं, 3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस इसको भी पलट सकते हैं, तो ये 4 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है ना, इस ब्रैकेट को लगा देंगे, यहाँ डिविजिबिलिटी है लगा देंगे, इसको ऊपर कर देंगे तो 4 का घन 64 हो जाएगा, ठीक है ना, बंद कर देंगे ऐसे, ठीक है। इन दोनों को हल करेंगे, ये कितना होता है 27 और ये कितना होता है 16, 16 और 27 का अंतर निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, तो 16 4 यहाँ से बचेंगे, है ना, ठीक है। ये कितना 27 और ये कितना 16, तो यहाँ से बचेगा 1 1 11 बचेगा, और 11 में भाग कितने का देना है, 64 का भाग देना, 64 का भाग देना, ठीक है। तो कटेगा तो है नहीं, 11/64 मिलेगा जहाँ भी लिखा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें ट्रिपलेट लगती है, क्या लगती है, ट्रिपलेट लगती है। तो ट्रिपलेट में आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है, और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चन ट्रिपलेट के करके निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कमेंट्स में आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन था, वो इतना बेहतरीन इससे, क्योंकि वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और आप मुझे उस क्वेश्चन को अटेंड करके बताएंगे कमेंट में कि क्या उस सवाल का आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 3 की पावर में लिख सकता हूँ 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, कोमा 4 की पावर लिख सकता हूँ 1/3 क्योंकि यहाँ की रूट से लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ लिख सकता हूँ 4 टाइम 5 की पावर 1/4 टाइम, ठीक है। अब जो पावर्स लगी हैं इन पावर्स को मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लूंगा, यानी इधर साइड में ले आऊँ, जरा देखें 1/3 और 1/2 और 1/4 का एलसीएम 4 दिया 12 बन जाएगा, तो मैं 12 एलसीएम ले लूंगा। 12 से इसको काटूंगा 6, तो 3 की पावर 6, कोमा 3 से इसको काटूंगा तो 4, 4 की पावर 4, ठीक है ना, 4 की पावर 4, और इससे काटूंगा तो 5 की पावर 3। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है सवाल ने, को आरोही क्रम में लगाइए, यानी सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, ठीक है ना।
तो आप अब बताओ कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है इसमें। 5 की पावर 125 बनेगी, 4 की पावर 64, 64 चको 64 चौको करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चको 16 की 6, हाथ से लगी 1 और 6 चौको 24 और 1 25, यानी ये बनेगा और ये 125 बनेगा। तो ये छोटा है ये बड़ा, ठीक है। और अगर यहाँ देखोगे तो 3 27, 27 का वर्ग होता है 729 ज़्यादा होती है, तो ये सबसे छोटा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये पहले नंबर पे, पहले नंबर पे, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। तो देखेंगे ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो ये क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को अटेंड करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में या तो छोड़ देने होते हैं माइनस मार्किंग में, या फिर तुक्के लगाते हो। लेकिन तुक्के नहीं लगाने हैं, पूरे में से पूरे लाने हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेंगे आप कमेंट्स में बताएंगे कैसे अटेंड करेंगे। फिर मैं कल के वीडियो में इस क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व करके अगले वाले यूनिट डिजिट जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसमें आपको पूरी डिटेल से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे पूरा समझाते हुए चलेंगे। सो थैंक यू डियर गाइज, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपना सपोर्ट अपना प्यार दिखाए रखना। ओके।